नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस फाइनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है यूपी पीसीएस स्पेशल है। यूपी पीसीएस जो पीटी परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो जीएस का पेपर 1 होता है, उसके लिए ये क्लास है। कोई भी वनडे एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, इस जीएस से आपका कंप्लीट डाटा हो जाएगा, चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। काहे ना आप टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप वीडियो की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ब्लस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो 1953 पदों पे है, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट डाटा होता है। हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, साइंस में चारों होते हैं। इसके साथ आपका यूपी स्पेशल होता है। यूपी स्पेशल में आपके सभी नदी भी हो जाएंगे, आपका कला और संस्कृति भी हो जाएगा, आपका यहाँ ज्योग्राफिकल और जो आपका पॉलिटिकल है सब हो जाता है। उसके साथ आपकी जनसंख्या भी यहाँ पे हो जाती है, जनगणना जिसे कहा जाता है। तो ये सब कुछ डाटा, उसके साथ सीए भी आपको देखने को मिल जाता है, करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट डाटा आपको यहाँ देखने को मिलता है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी सीटेट की कर रहे हो, सीटीईटी, तो इसमें भी सीटेट के बाद आप क्या देंगे? सुपर टेट देंगे, एस्टेट देंगे। तो एस्टेट में भी काम आने वाला है। किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, जीएस आपके लिए हर जगह कामगार साबित होता है। 150 क्वेश्चन से आराम से ओएमआर शीट उठाइएगा, फिर भरना स्टार्ट करिएगा। कितने क्वेश्चन सही जाते हैं कमेंट माध्यम से छापिएगा। आइए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये प्रैक्टिस पेपर 4 है मित्रों, याद रखना। इससे पहले 3 तक का हो चुका है, हमें उम्मीद है आपने देखा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन काल और मध्यकाल की प्रसिद्ध मुद्रा जो कौड़ी है, ये किस देश से आयातित की जाती थी? कौड़ी कहाँ से मंगाई गई, ये आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते होंगे, नाम दिया गया अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और ईरान की बात की जा रही है। कौड़ी की बात करें तो भारत में छोटी मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। आप जानते होंगे, भारत में छोटी मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। और अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो मालदीव के साथ बनेगा। ठीक है, मालदीव से मंगाया जाता था। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, पूछा गया सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप का 5 भागों में विभाजन किया गया? नाम दिया गया विष्णु महापुराण, नाम दिया गया ऐतरेय ब्राह्मण, नाम दिया गया केन उपनिषद, या फिर नाम दिया गया मनुस्मृति। सबसे पहले किस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भागों में विभाजन की बात की गई? मित्रों, अगर आप 5 भागों में बात करें तो दक्षिण पंथ सबसे 5वां होता है, प्रांतीय या फिर अप्रांत आपका 4था होता है, प्राच्य यानी पूर्वी भाग आपका 3रा होता है, उत्तरापात आपका 2रा होता है, और मैदानी वाला बेल्ट जिसे मध्य भाग कहा जाता है, जो यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदानी वाला बेल्ट है, ये आपका पहला भाग होता है। तो ऐसा जो वर्णन हुआ है वो ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है। किस में हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को इसी 5 भागों में बांटा गया ऐतरेय में। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ मित्रों। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 3 आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है, गौतम बुद्ध ने किन शिष्य या शिष्यों की अस्थियां सांची स्तूप में गौतम बुद्ध के साथ सुरक्षित हैं? नाम दिया गया शारिपुत्र की अस्थियां हैं, आनंद की अस्थियां हैं, या फिर मादगल्यान की अस्थियां हैं, या फिर ए और बी दोनों की हैं। गौतम बुद्ध के सांची स्तूप के साथ गौतम बुद्ध की अस्थियां तो हैं ही, उसके साथ और कौन सा इनका आएगा? तो आप देखना मित्रों, तो यहाँ आप जानते हैं अस्थियों का संग्रह जो बुद्ध हैं उनकी अस्थियों का संग्रह 8 जगह किया गया, 8 स्तूपों में किया गया। सांची के स्तूप संख्या 3 में जो है, स्तूप संख्या कौन से 3 में जो है वो शारिपुत्र की अस्थियां हैं, और उसके साथ जो है मादगल्यान की अस्थियां आपको दिखाई देंगी। तो इनकी अस्थियां जो है बुद्ध के साथ रखी हुई हैं, इसलिए सही जवाब जो है डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, पूछा गया किस लेखक ने कहा कि मौर्य शासक अपना कोष भरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं बाजारों में बिकवाते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसने ऐसा कहा है। नाम शूद्रक का है, स्ट्रैबो का है, पतंजलि और मेगास्थनीज का भी दिया गया।
किसने ऐसा आरोप लगाया मित्रों? पातंजलि ने कहा है कि मौर्य शासक अपना कोष भरने के लिए यानी अपना राजस्व एकत्रित करने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है बाजार में बिकवाते हैं। ये पातंजलि ने जो है क्या लगवाया था? आरोप लगाया था। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्राचीन यूनानी लेखक और उनकी कृतियों में गलत मीनिंग की पहचान कीजिए। नाम दिया गया टालमी जियोग्राफी का है, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का है, कास्मस अनावेस्टिया इंडिका है और जो प्लेस्पी ऑफ एरेथिक्स ऑफ जो है ये अज्ञात ग्रीक है। आपको सही जवाब देना है मित्रों। गलत युग्म आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में एक गलत है। जैसे टालमी जियोग्राफिया लिखे हैं तो लिखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है तो लिखी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कास्मस का नाम दिया गया, कास्मस अनाबेसिस इंडिका पुस्तक जो है वो एरियन के द्वारा लिखी गई है। अनाबेसिस इंडिका किसकी है? एरियन की है। किसकी है मित्रों? एरियन की है। तो एरियन का नाम याद रखना, एरियन का नाम याद रखना, कास्मस का नाम वहाँ मत लगाना, ठीक है। और आप ये जानते हैं पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी जो है वो अज्ञात ग्रीक की रचना करते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो सही जवाब क्या होगा? आपका कास्मस का सवाल हो जाएगा। सही जवाब सी के साथ हो जाएगा। यही आपका गलत है। बाकी अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा जटिल है, हल्के में नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है या लखनऊ की जो है कौन सी नदी के किनारे बहता है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब पीसीएस का पेपर है, आप उप जिलाधिकारी बनेंगे तो इसके लिए भाई थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। कुमार गुप्त का कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? नाम दिया गया करमदांड अभिलेख नहीं संबंधित है, मानकुंवर अभिलेख संबंधित नहीं है, तैमूर अभिलेख संबंधित नहीं है या फिर बिलशद अभिलेख आपको यहाँ से बताया गया कि नहीं संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? कुमार गुप्त का कौन सा अभिलेख है जो यूपी से संबंधित नहीं है? तैमूर अभिलेख आपका जो है इससे संबंधित नहीं है। तैमूर जो है ये ग्वालियर में पाया जाता है, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे है? मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है मित्रों, ठीक है। तो तैमूर अभिलेख आपका ग्वालियर वाला हो जाता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया उत्तर मेरू शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासन से संबंधित है? नाम चोल वंश है, चालुक्य वंश है, पल्लव वंश और पाल वंश का दिया गया है। आपको सही जवाब देना है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो उत्तर मेरू शिलालेख, उत्तर मेरू शिलालेख की बात होती है। पूछा गया कौन सा राजवंश हावी है, तो उस राजवंश के बारे में अगर आप बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं चोल वंश। सही जवाब क्या बनेगा? चोल वंश के साथ सही जवाब बनेगा मित्रों। चोल वंश आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किसके शासनकाल में पिरुथु का विद्रोह हुआ? पिरुथु का विद्रोह किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, बलबन के काल में हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हुआ या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ है? आपको सही जवाब देना है मित्रों। पिरुथु का बहुत भयानक विद्रोह था, अवध में हुआ था। किसके शासनकाल में? अवध में होगा और वो होगा आपका 1215 से 1217 के मध्य होगा। कहाँ पे होगा? अवध में होगा, अपना अवध, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ये इस तरह राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में सही कौन सा है ये आपको बताना है। सही कथन बताना है फिरोज शाह तुगलक के समय। उसने ब्राह्मणों पर जजिया के भुगतान से छूट प्रदान की थी। क्या फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था? नहीं। उसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवादित करवाया था। ये करवाया था, फारसी में अनुवाद उसने खूब करवाया। तो केवल दूसरा सही है, इसलिए आपको बी के साथ आंसर देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सल्तनत कालीन निम्नलिखित शासकों में से किस शासक के आदेश से संस्कृत का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम
फरंगे सिकंदरी रखा गया। फरंगे सिकंदरी आपको बताना है मुबारक शाह के समय हुआ, सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ, या फिर इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हुआ। सही जवाब क्या होगा? फरहंगे सिकंदरी, ये फारसी में अनुवादित होता है और सिकंदर लोदी के आदेश से होता है, आयुर्वेदिक ग्रंथ होता है, याद रखना। सही जवाब सिकंदर लोदी के साथ लगा लो, ठीक है, सिकंदर लोदी। और आप जानते हैं कि सिकंदर लोदी जो है ये गुलरुखी नाम से कविता भी लिखा करता था। किसके नाम से? गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोदी। आगे बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में बटाई और नस्क क्या थे? नाम दिया गया है, 4 ऑप्शन है। अमीर वर्ग के लिए आरक्षित घोड़ों की 2 अलग अलग नस्लें थी? नहीं। अकबर के शासनकाल के दौरान प्रचलित भू राजस्व प्रणाली थी? मित्रों यही सही जवाब होगा। क्या? बटाई और नस्क क्या थे? अकबर ने पुरानी बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली को जारी रखा था, तो उसी के काल का है। बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं, चाहे वो जहांगीर द्वारा प्रवर्तित 2 सुलेखियाँ शैली हों गलत है, या फिर बटाईदार जो पड़ोसी गांव के धनी किसानों को भूमि पर खेती करते और उन्हें लगान देते थे, ये भी गलत है। तो अकबर के शासनकाल के दौरान प्रचलित भू राजस्व प्रणाली जो है वो आपकी होती है बटाई और नस्क। तो सही जवाब आपको बटाई और नस्क के लिए किसको लगाना होगा? सही जवाब बनाना होगा बी के साथ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस 12 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में किस चित्रकार का वर्णन मिलता है जिसमें बाबर ने उसे अग्रणी चित्रकार कहा? नाम दसवंत का है, वहजात का है, लाल मुकुंद का है और विशनदास का है। मित्रों आप जानते हैं कि फारस का बहुत बढ़िया चित्रकार आता है जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, वहजाद होता है। तो वहजाद का उल्लेख वहाँ पे होता है, आप जानते हैं। ये टीजीटी आर्ट में खूब छपा है क्वेश्चन, टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट में खूब छपा है क्वेश्चन। सही जवाब क्या होगा? सी के साथ आएगा। इसीलिए हमने कहा है हर एक पॉइंट को आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी, जनसंख्या, सब कुछ आपका, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, सब कुछ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। मुगल कालीन साहित्य में किस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है? नाम दिया गया ताज की रात और वाकायत में मिलता है, ताबकाते अखबारी में मिलता है, नफाइंस उल मलीस में मिलता है, या फिर मुल्तखाब उल तारा या तावारीख में आपको देखने को मिल जाता है। मुगलिया साहित्य में कौन सा ग्रंथ है जिसमें हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव, यानी हुमायूं जो परेशान रहा है, आगे पीछे भागता रहा है, निर्वासन की ज़िंदगी व्यतीत करता रहा है, वो कहाँ दिखाई देता है? तो ताज की रात उल वाकायत में आपको देखने को मिल जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। जौहर आफताबी द्वारा लिखित ग्रंथ है ये। किसने लिखा है? जौहर आफताबी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 आता है। पूछा गया मुगलों से अंग्रेजी की पहली भिड़ंत कहाँ पर हुई, या मुगलों से अंग्रेज कहाँ मिले? हुगली में, खुर्दा में, बालासोर में, या फिर पांडिचेरी में? आपको बताना है मुगलों से अंग्रेजों की पहली भिड़ंत कहाँ दिखाई देती है। तो आपको अगर भिड़ंत की बात करना होगा मित्रों तो आपको हुगली याद आना चाहिए, हुगली, ठीक है। औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत होती है हुगली के पास, पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आएगा 15 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने 1557 की क्रांति को सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा? सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने 1857 की क्रांति को कहा? जेम्स आर्मस्ट्रडम ने कहा है, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है, एस.एन. सेन ने कहा, या फिर आर.सी. मजूमदार ने कहा? आप देखना 1857 की क्रांति आप जानते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन जो टी.आर. होम्स रहे हैं वो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष इन्होंने बताया है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। आर.सी. मजूमदार के लिए शब्द आता है पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था, ठीक है। आगे बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चंस आपसे कोर्ट से क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चंस आपसे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए।
सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, आपको सही जवाब लगाना है मित्रों। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जैसे आप देखना, सोम प्रकाश की बात होती है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ सोम प्रकाश आपका मिलेगा। संवाद कुमुदी की अगर बात होती है तो राजा राममोहन राय ही सही है। बंग दर्शन की अगर बात होती है तो बंग से बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम लगाना, और उदंत मार्तंड जुगल किशोर जी का है आपका। तो सही जवाब क्या होगा? ए का चौथा आना चाहिए। ए का चौथा 2 जगह दिखाई दे रहा है। फिर आपको याद रखना होगा बी का दूसरा, ए का चौथा हो, बी का दूसरा हो, आपका एक ही आंसर से वो आपका डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। फिर बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है आपसे 17 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सही कथन बताना है। ऑप्शंस दिया गया है, उसमें से आपको सही जवाब देना है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा किया गया। हाँ, बिल्कुल किया गया था। और रामकृष्ण मिशन एक मुख्यालय अल्मोड़ा की बेल्लूर में स्थित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो मुख्यालय है वो कलकत्ता के बेल्लूर में, अल्मोड़ा की मायावती नामक स्थान पे है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, केवल एक सही जाएगा, इसलिए फर्स्ट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर सही। जो अगले क्वेश्चंस पे आओ। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए, एक गलत होगा, आपको वही बताना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, NM जोशी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की अगर बात हो, NM जोशी नाम दिया गया, सही है। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर बात होती है तो देश पांडे का नाम आता है। लेकिन आपसे पूछा गया इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये लाला लाजपत राय का नाम दिया गया, जबकि ये आपका गलत है मित्रों। लाला लाजपत राय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो होगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है 1947 में होता है, 1947 में होता है। नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी का होता है, वीवी गिरी का होता है, और उसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का होता है। तो सही जवाब जो है आपको यही लगाना होगा, यही सुमेलित नहीं है। डी के साथ आंसर लगाना होगा। आगे बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकरण का विवरण सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है? सेडिशन कमेटी में किसका प्रकरण दिखाई दे जाता है मित्रों? तोशा मारू प्रकरण दिखाई देगा, कामागाटा मारू प्रकरण दिखाई देगा, लाहौर षड्यंत्र केस दिखाई देगा, या फिर चटगांव शास्त्रकार प्रकरण दिखाई दे जाएगा। मित्रों, अगर आपको देखना है तो आप अगर सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ कामागाटो प्रकरण आपको दिखाई दे जाएगा। भारत में राजनीतिक व्याधि से आपको इसका दृश्य देखने को मिलता है। ये 1914 के आसपास घटित होता है आपका कामागाटो प्रकरण। तो इसका सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? नाम दिया गया अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो 1929 में इस्टेब्लिश होती है। 1929 में होती है। सही जवाब सुभाष चंद्र बोस के साथ जाएगा। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना इसी के विरोध में की गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? नाम दिया गया कराची अधिवेशन 1931, कोलकाता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 और कानपुर अधिवेशन 1925। आपको बताना है कौन सा अधिवेशन है जिसमें ऐसा प्रस्ताव मिलता है। ऐसे प्रस्ताव की अगर बात करते हैं, कराची अधिवेशन लगाना 1921 वाला लगाना 29 मार्च 1931 को होता है। 29 मार्च 1931 को होता है, याद रखना है ऐसा अधिवेशन। ठीक है, सही जवाब फर्स्ट साल लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में घटित होती है? चेम्सफोर्ड के समय कौन सी घटना होती है? चेम्सफोर्ड आप जानते हैं 1916 में आते हैं और 21 तक शासन करते हैं। ठीक है, नाम दिया गया होम रूल लीग की स्थापना, मोपाला विद्रोह, साइमन कमीशन की नियुक्ति, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। सही जवाब आपको देना है। मित्रों, आप जानते हैं होम रूल लीग की जो स्थापना होती है वो इन्हीं के शासनकाल में होती है। तो सही जवाब आपको
फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। बाबा रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं 1913 में पुरस्कार पा जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन आता है। 23 नंबर क्वेश्चन फिर से कूट से क्वेश्चन से मित्रों, आपसे थोड़ा जटिल क्वेश्चन पूछा गया है, सही जवाब देना है आपको। पढ़ेंगे तो सही जवाब आ जाएगा। सत्य कथन की पहचान करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है। दिया गया गांधी इरविन पैक्ट के तहत इस आंदोलन को स्थगित करने की बात की गई थी। हाँ, की गई थी। केरल में के किलप्पम और टी के माधवन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। हाँ, किया था। इस आंदोलन में अब्बास तैयब जी ने भी नेतृत्व प्रदान किया था। हाँ, किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब 1, 2, 3 सभी होगा, यानी डी के साथ आंसर्स बनेगा। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, आपसे पूछा गया किस अधिनियम को पंडित नेहरू ने दास्ता का आज्ञापत्र कह करके पुकारा था या कह करके संबोधित किया था? सही जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 वाला होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का होगा, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 का होगा। आपको सही जवाब देना है। कौन सा अधिनियम है जो पंडित नेहरू ने दास्ता का आज्ञापत्र कह करके संबोधित कर दिया? तो सही जवाब आपका क्या बन जा रहा है मित्रों? भारत शासन अधिनियम 1935 बन रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया मित्रों, सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोलते हुए किस नेता ने कहा था कि महोदय मुझे यह कहते हुए अभिमान होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ? नाम दिया गया दादा भाई नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी और जिन्ना का नाम दिया गया है। आपको सही जवाब बताना है मित्रों। ऐसा उद्घोषण जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। तो सही जवाब आपको मोहम्मद अली जिन्ना के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। डी के साथ आंसर लगाओ, ठीक है। आप जानते हो कांग्रेस से अलग कब होते हैं जिन्ना? 1921 में होते हैं, और जिन्ना के कारण ही भारत का विभाजन भी होता है। 30 सितंबर की वो डेट होती है, 23 सितंबर 1921 की डेट होती है जब मोहम्मद अली जिन्ना अलग होते हैं और फिर आलोचना करना यानी कांग्रेस को गरियाना स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन मित्रों? आपसे कह रहा है विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नाम दिया गया नील नदी, सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी नदी या फिर कोलंबिया नदी। आपको बताना है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात जो आपको दिखाई देता है विश्व का सबसे बड़ा वाला जलप्रपात है। उत्तरी अमेरिका में आपको दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सेंट लॉरेंस नदी पे है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? तब भी आपको सेंट लॉरेंस नदी याद रखना होगा, सबसे ज़्यादा व्यस्ततम। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतया यूएसए में स्थित है? पूर्ण रूपेण यूएसए में स्थित हो वो झील सुपीरियर झील है, होरन झील है, मिशिगन झील है या फिर ओंटेन झील है? पूर्ण रूपेण यूएसए यानी अमेरिका में स्थित हो मित्रों। 5 झीलों के ग्रेट लेक्स की संज्ञा इसे दी जाती है उत्तरी अमेरिका को। मिशिगन झील पूर्ण रूपेण यहीं पर है, ठीक है, मिशिगन। और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। पूछा कि आपसे वेनेजुएला की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? राजधानी से खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है। जॉर्जटाउन दिया गया, काराकस दिया गया, मोंटेविडियो दिया गया और जो है पारामरीबो दिया गया। मित्रों क्वेश्चन छपेगा पक्का है राजधानी से, याद रखना। वेनेजुएला का नाम दिया गया तो काराकस का आपको नाम याद रखना होगा। और अगर बात की जाए बोलिविया की तो लजापा होता है। पराग्वे की अगर बात करते हैं असनसयान होता है। इक्वाडोर की अगर बात करते हैं क्वेटो होता है। सूरीनाम की बात करते हैं पराम्पीरो आपका होता है। उरुग्वे की अगर बात करते हैं मोंटेविडियो होता है। गुयाना की अगर बात करते हैं जॉर्जटाउन इसकी राजधानी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश होता है जिसकी राजधानी काराकस है, काराकस, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पुरुष नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर दक्षिणी अमेरिका में? पुरुष नदी की बात होती है। पुरुष नदी आप जानते हैं मित्रों दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अमेजन की सहायक नदी होती है। इंडीज पर्वत से निकल करके अमेजन के दाएं तट पे मिलती है। सबसे बड़ी वाली नदी मानी जाती है पुरुष नदी। कहाँ पे बहती है? दक्षिणी अमेरिका में बहती है। डी के साथ आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। पूछा गया आपसे
जो करीबा बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाम दिया गया नील नदी पे है, जाम्बुजी नदी पे है, नाइजर नदी पे है या फिर कांगो नदी पे है। करीबा बांध की बात होती है मित्रों। करीबा बांध जो आपको दिखाई देता है मित्रों, वो आपको कहाँ दिखाई देता है? जाम्बुजी नदी पे दिखाई देता है। अफ्रीका महाद्वीप में है जाम्बुजी नदी, वहीं पर स्थित है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका, जिसे अंधा महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? नाम दिया गया थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार और लाओस का नाम दिया गया। स्वर्ण पैगोडा की बात होती है, म्यांमार का नाम आपको लगाना होगा। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? न्यायपीता। न्यायपीता क्या है? न्यायपीता इसकी राजधानी है म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे कथन और कारण में क्वेश्चंस पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिया गया उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? आपको बताना है एकदम सटीक आंसर्स कौन सा है मित्रों। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.5 है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, 5.5। भूपर्पटी का घनत्व लगभग 3.0 है। हाँ, बिल्कुल सही है, 3.0 है। पृथ्वी के करोड़ का घनत्व सबसे कम होता है, ये कहा गया, जबकि यही आपका गलत होता है मित्रों। पृथ्वी का करोड़ का जो घनत्व है ये गलत है, ठीक है। करोड़ का घनत्व जो है सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे कम नहीं होता है। इसलिए आपको जो सही जवाब लगाना होगा फर्स्ट और सेकंड लगाना होगा, इसलिए सही जवाब ए के साथ बनाना होगा। इस तरह राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया रूपांतरित चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? दिया गया स्लाइड, संगमरमर, गैब्रो पर जो सर्पेटाइन्स है और फाइलाइट्स की बात करते हैं शिस्ट है, और जो है कांग्लोमेरेट की अगर बात करते हैं क्वार्टजाइट है। आपको बताना रूपांतरित चट्टान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है मित्रों? उषादी चट्टान और आग्नेय चट्टान ताप में दबने के कारण जब परिवर्तित हो जाती हैं रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो आप देखना स्लाइड जो आपका होगा ये संगमरमर नहीं होगा, ये फाइलाइट होगा। तो स्लाइड का आपका जो है ये संगमरमर नहीं है, ये फाइलाइट है। फाइलाइट होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी एकदम सही है, ठीक है। फाइलाइट सिस्ट होता है और कांग्लोमेरेट जो है क्वार्टजाइट होता ही है, गैब्रो जो है सर्पेटाइन्स होता ही है। तो और सब कुछ सही है, यही आप ये आंसर्स लगा लीजिए, बाकी सब कुछ फिट है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। पूछा गया ड्रमलीन निम्नलिखित में से किसके अपर्दन के कारण निर्मित आकृति है? नाम दिया गया नदी के अपर्दन होता है, पवन का होता है, हिमानी का होता है या फिर सागरीय जल का होता है। ड्रमलीन किसके अपर्दन के कारण होता है? ड्रमलीन की अगर बात होती है मित्रों, हिमानी का अपर्दन होता है, हिमानी की निक्षेपण के परिणाम स्वरूप ऐसा बनता है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मेराप्पी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन से देश में संबंधित है? इटली, जापान, इंडोनेशिया और इक्वाडोर का नाम दिया गया। मेराप्पी ज्वालामुखी की बात होती है। मेराप्पी ज्वालामुखी जो आपको दिखाई देता है मित्रों, वो इंडोनेशिया में दिखाई देता है। कहाँ पे? बी, इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया। जैसे आप अगर बात करते हैं एटना ज्वालामुखी इटली में होता है, किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में होता है, मोना लोआ ज्वालामुखी अगर बात की जाती है हवाई द्वीप में होता है जो एशिया में, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, तो बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी अरा गुफा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? नाम दिया गया कारपेंटिया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, हिंडुरास की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी अराफोरा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? अराफोरा सागर और हिंद महासागर को कौन जोड़ता है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। अब वो ज़माना चला गया जब सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा जाता। पनामा की खाड़ी, प्रशांत महासागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, उत्तरी हिंद महासागर, ठीक है। अब क्वेश्चंस कारपेंट्रिया की खाड़ी पूछा जा रहा है, अराफोरा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दिया गया, आपको सही कथन बताना है। नाम दिया गया, आपको सही कथन एकदम लगाना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? दिया गया तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। हाँ है, बिल्कुल सही जवाब है। या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, इसलिए सी आंसर्स आपको लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नाम दिया गया बैतूल है, जबलपुर है, जगदलपुर है या फिर इनमें से कोई नहीं। ताप्ती नदी की बात होती है। आप जानते हैं मित्रों जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। तो एमपी बैतूल आपका आंसर बनेगा, एमपी बैतूल, ठीक है। सतपुड़ा से होता है स्टार्टिंग इसका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में झीलों और उनकी अवस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिया गया, उसमें से एक गलत होगा। नाम दिया गया चिल्का झील उड़ीसा में, हाँ है। किरूल झील आपका आंध्र प्रदेश में है। सांभर झील गुजरात दिया गया। मित्रों आप जानते हैं कि जो सांभर झील होती है ये कहाँ पे है, ये जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में, राजस्थान में है, जहाँ की चित्रित हवेलियाँ बहुत फेमस है। तो आपका यही गलत हो जाएगा। बाकी लोकटक झील आपकी मणिपुर में पाई जाती है, आप जानते हैं। बेलूर झील आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वेम्बनाथ झील की अगर बात करते हैं केरल में पाई जाती है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश पाई जाती है। रूपकुंडा झील उत्तराखंड में पाई जाती है। अष्टमुखी झील केरल में पाई जाती है। राजसमंद झील जो आपकी है वो राजस्थान में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो गलत युग्म होगा वो आपका सांभर झील गुजरात वाला हो जाएगा, सांभर जो आपका राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। पूछा गया निम्नलिखित में से किसी भारत में नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी जाती है। जोग जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात और दूधसागर जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात की उपमा किसे दी जाती है मित्रों, आप देखना चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी में स्थित है उसे नियाग्रा की उपमा दी जाती है। तो सही जवाब चित्रकूट जलप्रपात होगा। कौन सी नदी होगी, नियाग्रा, 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 अरे इंद्रावती नदी पे है। कौन सी नदी, इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 41 नंबर आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। दिया गया 4 ऑप्शंस, कौन सा सुमेलित नहीं। चुटुक परियोजना सुरू नदी पे है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा पे है, हाँ। पापनासा परियोजना स्वर्ण रेखा पे है क्या, पापनासा परियोजना मित्रों स्वर्ण रेखा नदी पे नहीं है, ये ताम्रपाणी नदी पे है। किस पे है, ताम्रपाणी, ताम्रपाणी पर है। तो सही जवाब जो है यही लगा लो, यही आपका गलत है। बाकी पंचम पादम परियोजना गोदावरी नदी पे है, सही जवाब है। ठीक है, माता टिल्ला परियोजना आप जानते हैं बेतवा पे होगा। टिहरी बांध परियोजना आपकी भागीरथी पे होगा। माणसागर परियोजना आपकी सोन नदी पे होगा। ओमकारेश्वर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पे होगा, आप जानते हैं। तो यही आपका गलत हो गया, ताम्रपाणी नदी होना चाहिए, स्वर्ण रेखा लगा है। सी के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मानसून पूर्व काफ़ी वर्षा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, केरला से, असम से, कर्नाटक से या फिर पंजाब से। मानसून पूर्व काफ़ी वर्षा, मानसून पूर्व आपकी जो काफ़ी वर्षा है मित्रों ये कर्नाटक में होती है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग भूकंपीय तरंगों के मापन में किया जाता है। नाम दिया गया सेस्मोग्राफ का, सेस्मोमीटर का, सेस्मोग्राफ का या फिर सिमोस्कोप का, आपको बताना है सिमोस्कोप का। नाम दिया गया किस यंत्र से भूकंपीय तरंग आप मापते हैं। भूकंपीय तरंग अगर आपको मापना है तो सेस्मोग्राफ से नापा जाता है, याद रखना सेस्मोग्राफ। सही जवाब जो आपका बनेगा वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, 4 ऑप्शंस दिया गया, उसमें से एक गलत होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, हाँ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, हाँ है। राकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो है एकाकोंगुआ है मित्रों। एकाकोंगुआ जो है राकीज पर्वत श्रेणी की नहीं है, ये एंडीज वाले में पाई जाती है। कहाँ पे एकाकोंगुआ पाई जाती है, एंडीज में पाई जाती है। एंडीज, एंडीज, एंडीज जो सबसे ऊंचा वाला है। ठीक है, आगे बात करें। चौथा ऑप्शन दिया गया दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड में है, हाँ है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया चियापासा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। नाम दिया गया अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली और ब्राज़ील। चियापासा, 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 चियापासा का जो पठार है मित्रों वो मैक्सिको में है। कहाँ पे है, मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको। सही जवाब आपको मैक्सिको के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पंचशीर घाटी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। नाम पाकिस्तान का है, ईरान का है, अफगानिस्तान और इराक का दिया गया। पंचशीर घाटी किस देश में अवस्थित है। पंचशीर घाटी की अगर बात होती है मित्रों तो अफगानिस्तान आपको आंसर्स लगाना होता है। सही जवाब बी के साथ बनाना होता है, बी इस तरह राइट आंसर्स लगाओ। लायर घाटी फ्रांस में स्थित होती है, पो घाटी इटली में स्थित होती है और राइबिट घाटी जो आपकी है वो यूएसए के पेलिजेंटा घाटी में स्थित होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है। नाम दिया गया कनाडा, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और जो है ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया गया। क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा किसका नहीं है मित्रों, आप 4 ऑप्शन देखना। तो दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कम होता है, आप जानते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पे आ गया है, चीन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश सब लोग कह रहे हैं ऑफिशियली, लेकिन अभी बीच में एक डाटा आया था उसमें नंबर 1 पे बताने लगे, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं आया इसलिए ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता।
ठीक है। आप जानते हैं भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा वाला देश होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। क्षेत्रफल में कौन कौन पहले नंबर पे आते हैं? आपका रूस नंबर 1 पे आता है मित्रों। रूस के बाद कनाडा का नाम आता है, कनाडा दूसरे नंबर पे आ जाता है। यूएसए आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है। यूएसए के बाद चीन का नंबर आता है, ये चौथे नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे कौन सा आता है? आपका ब्राज़ील आ जाता है, ब्राज़ील आपका 5वें नंबर पे आता है। और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया आपका 6वें नंबर पे आता है। भारत आपका 7वें नंबर पे आ जाता है। तो अपना प्यारा भारत देश 7वें नंबर पे है। आप जानते हैं इसमें दक्षिण अफ्रीका कभी भारत से आगे नहीं है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों 2001 से 11 के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किया गया? केरला में, नागालैंड में, मेघालय में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? नकारात्मक की बात होती है, 11-12 की बात होती है। याद रखना यहाँ में ऐसा काम हुआ है। नागालैंड एक बात जो है नकारात्मक माइनस में जाने वाला राज्य था। माइनस में 0.58% जो है गिरावट हुई थी यहाँ पे। सही जवाब नागालैंड के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर होगा। 49 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरला है, हरियाणा है, मिजोरम है या फिर आपका पंजाब दिया गया। मित्रों आप जानते हैं न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलती है, हरियाणा में है। हरियाणा में कितना है? हरियाणा में 834 बेटियां पाई जाती हैं 1000 पुरुषों पे। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। भारत का जनगणना जो है 382 है। भारत का जनगणना 382 है, हाँ बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। और बिहार का जनगणना 1106 है, हाँ है, बिल्कुल है। तो दोनों आपका सही है, इसलिए सही जवाब आपका क्या बनेगा? सही जवाब आपका बी के साथ नहीं सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कथन और कारण से है भैया, आराम से समझना फिर आंसर्स देना। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिया गया सही कोड का चयन कीजिए। विचार करिए फिर सही कोड आपको बताना है। दिया गया भारत में संविधान की लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है 330 के तहत की गई है, हाँ की गई है, बिल्कुल की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए राज्य विधानसभा में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 331 के तहत की गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो केवल एक सही है, इसलिए फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है। विधानसभाओं में 332 का जिक्र हुआ है, 332 का, 31 का नहीं हुआ है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कोड है? ऑप्शंस दिया गया, सही कोड बताना है। दिया गया मित्रों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर बात होती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आपको संवैधानिक संस्था कहीं नहीं उल्लेखित होगा। ये 1993 में गठित तो हो जाता है, 1993 में गठित हो जाता है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट दिया गया, इसका गठन 1993 में होता है। हाँ, गठन 93 में हो जाता है, ये सही बात है। तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। केवल बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय स्वशासन पर गठित विभिन्न समितियों का कालक्रम क्या सही है? स्थानीय सुशासन पे कौन सा पहले आता है? अशोक राय मेहता आते हैं, बलवंत राय मेहता आते हैं, या फिर अशोक मेहता इसके बाद आएंगे, एल.एम. सिंह भी आएंगे, बलवंत राय मेहता आएंगे, फिर एल.एम. सिंह भी आएंगे। मित्रों बलवंत राय मेहता पहले आएंगे, फिर अशोक मेहता आएंगे, फिर जे.बी.के. राय समिति आएंगे, फिर एल.एम. सिंह समिति आएंगे। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों, याद रखना है। ठीक है। स्थानीय सुशासन का जो प्रारंभ होता है 1857 में बलवंत राय मेहता, 1857 आपका बलवंत राय मेहता हो गया, 1857। उसके बाद कौन सा आएगा? आप जानते हो 1977 में अशोक मेहता आते हैं, 1977 में अशोक मेहता आ जाते हैं, 77। फिर जी.के. राव समिति की अगर बात होती है 86 में आते हैं, 1986 में आते हैं। और जो आपके सिंघवी साहब हैं, सिंघवी साहब लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है। 85 में शायद ये आते हैं, 85 में आते हैं और 86 में आपका 1986 में आपकी एम.एल. सिंघवी समिति आती है। ठीक है। तो इस टाइप से डी के साथ आंसर सजाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया उपयुक्त कथनों में सही क्रम का चुनाव कीजिए। आपको बताना है राष्ट्रपति के विषय में सही कथन कौन सा है। राष्ट्रपति के विषय में सही कथन कौन सा है मित्रों? आपको बताना है भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए, अरे 35 वर्ष होनी चाहिए,
वह भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से कोई मतलब नहीं है, नागरिकता हो या भारत का नागरिक होना चाहिए बस, तो जन्मा जरूरी नहीं है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ऐसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कहा जाता है, इसलिए तीसरा आपका सही हो जाएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नाम दिया गया राज्य के उद्योग एवं कामगार की सहभागिता के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, या फिर मादक पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिबंधन के लिए आपको नीति निर्देशक सिद्धांत 42वां के साथ जोड़ा गया। सही जवाब होगा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के लिए जोड़ा गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आया, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति ऐसी है जो केंद्र राज्य के संबंध में नहीं व्यवस्था करती है। नाम दिया गया मित्रों कि सरकारी आयोग करती है, इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं करती है, पुंछी आयोग करती है। तो मित्रों पूछा गया कौन सी समिति संबंधित नहीं है, तो केवल और केवल दो नहीं है, इसलिए आपको डी के साथ आंसर्स लगा लेना होगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है। दिया गया ऑप्शंस। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण था। प्रत्यक्ष निर्वाचन का यह प्रमाण था क्या? नहीं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ऐसा भी नहीं था। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? ना तो एक ना तो दो। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर। मित्रों सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर से, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। नाम दिया गया बी.एन. राव, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी या फिर एन गोपाल स्वामी अयंगार। आपको बताना है संविधान सभा का सदस्य ना रहा हो। संविधान सभा का सदस्य जो है वो प्रारूप समिति का सदस्य पूछा जा रहा है, और प्रारूप समिति आप जानते हैं जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को होता है। भीमराव अम्बेडकर जिसकी अध्यक्षता करते हैं उसमें बी.एन. राव नहीं होते हैं, ठीक है, बी.एन. राव नहीं होते हैं। 6 सदस्य होते हैं प्रारूप समिति में। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर होते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंकर होते हैं, के एम मुंशी होते हैं, मोहम्मद सादुल्ला होते हैं, बी.एल. मित्रा होते हैं, डी.पी. खेतान होते हैं, ठीक है। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार होते हैं, आप जानते होंगे। तो बी.एन. राव उसके सदस्य नहीं थे। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है वही आपको बता देना है मित्रों। आपको बताना है सही जवाब। आप याद रखना मित्रों। कहा गया भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हाँ लिया गया। कनाडा के संघात्मक शासन की व्यवस्था ली गई। हाँ ली गई। रूस से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया। मित्रों आपको बताना है मौलिक अधिकार कहाँ से आया है? यूएसए से आया है, यूएसए। तो आप क्या लगाए हैं? रूस लगाए हैं। यही आपका गलत हो जाएगा। यूएसए की जगह रूस होना चाहिए। केवल 3 के साथ गलत लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य हैं? नाम दिया गया बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु और राजस्थान का नाम दिया गया। सबसे ज़्यादा विधानसभा की संवैधानिक सदस्यता किसकी है? आप देखना मित्रों, आपको दिखाई दे जाएगा। महाराष्ट्र में 289 हैं। कितने? 289 होते हैं, आप जानते हैं। अगर आप बात करेंगे बिहार की, बिहार में कितने हैं? 2 4 3 243 होते हैं, 243। तमिलनाडु में कितने हैं? आप याद रखना 235 होते हैं। और जो राजस्थान है वहाँ 200 होते हैं, 200, ठीक है। तो राज्यसभा में, राज्य विधानसभा की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में दिखाई देती है। यूपी होता तो 404 आपका आंसर बनता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। राजमन्नार समिति जो है 1969 में, हाँ बिल्कुल है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में आया था, हाँ आया था। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र की बात करते हैं 1977 में आया था, हाँ आया था। सरकारिया आयोग 1985।
सरकारी आयोग की अगर बात करते हैं 1983 में गठित होता है। कब? 1983 में गठित होता है। यही 85 हो गया, यही आपका गलत हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 62 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है जब वित्तीय आपातकाल लागू हो तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है या देती है। कौन सा निर्देश देती है मित्रों? वित्तीय संबंधी उचित जो सिद्धांतों का पालन है करें, हाँ करना है। राज्य की सेवाओं में लगे सभी वर्गों के लोगों की वेतन और भत्तों में कटौती करें, हाँ करना है। सभी धन विधेयकों और अन्य धन विधेयकों में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें, हाँ करना है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। आपको बताना है मित्रों, क्या बताना है? केंद्र द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित कर का उल्लेख अनुच्छेद 268 के तहत किया गया। हाँ, किया गया। केंद्र द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपा जाने वाला कर का उल्लेख अनुच्छेद 269 के तहत किया गया। किया गया क्या? हाँ, किया गया। सही जवाब दोनों हो जाएगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषयों पे जब राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दे, हाँ। राष्ट्रीय आपातकाल का दौरान हो, हाँ। राज्यों के अनुरोधों की व्यवस्था हो, हाँ। तो सभी सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए बना देती है। राज्यों से अनुरोध की अवस्था में बना देती है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। आपको बताना है क्या शामिल नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ, होती है। दुसंधात्मक विधायिका होती है। लिखित संविधान होता है। लेकिन आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के संगठनात्मक लक्षण के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है? एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण है, संघात्मक नहीं होता है। तो एकात्मक लक्षण यहाँ नहीं है। यही आपका गलत हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर बना लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया भारतीय संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्तावों का उल्लेख किया गया? भाग 15 में, 19 में, 16 में या फिर 20 में? मित्रों, संविधान संशोधन की अगर बात होती है, भाग 20 आता है, 359 आता है। कौन सा भाग 20 आएगा? 359 आपका अनुच्छेद होता है। ठीक है। भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। किससे है? निर्वाचन से। भाग 16 आपका किससे है? कुछ विशेष प्रावधान दे देता है। भाग 19 क्या होता है? प्रकरण से संबंधित होता है। तो सही जवाब आपको भाग 20 के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? भारतीय संविधान सभा के गठन में जो विचार कीजिए सर्वप्रथम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू दिया, अमर राय ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। भारतीय संविधान सभा के गठन का जो विचार है मित्रों, सबसे पहले कौन देगा? एम.एन. राय देंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा, एम.एन. राय। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 68 नंबर क्वेश्चन कोर्ट से पूछा गया मित्रों, थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। 68 पूछा गया संविधान के तहत निम्नलिखित पदाधिकारियों की वरीयता में आप लगाइए। वरीयता क्रम खूब पूछा जाता है मित्रों आपसे। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति आएगा। नंबर 1 पे आपके राष्ट्रपति महोदय ही होंगे। दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं, कहीं हैं? हाँ, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति हो गए। तीसरे नंबर पे आपके प्रधानमंत्री आते हैं। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री हो गए। चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल हो गए। 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। उप प्रधानमंत्री भी आपके इसी में आते हैं। कौन? उप प्रधानमंत्री। अब तो है ये नहीं है, पद हटा दिया गया। 6 नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष आपके आते हैं। दोनों साथ में आते हैं 6 नंबर पे। 7 नंबर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के आते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री आ जाएंगे आपके सही 7 नंबर में। राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी आपके 7 नंबर पर आते हैं। ठीक है। तो ये सब इनका जो है पदाधिकारियों का वरीयता क्रम है, पूछा जाता है क्वेश्चन। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है 360, 324, 370 या फिर 312। आप जानते हैं 324 का जो उल्लेख है मित्रों, ये भाग 15 में होता है, निर्वाचन से संबंधित होता है। 324 से 329 तक का होता है। कौन सा भाग आता है? 15 नंबर भाग आता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलना है। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया कथन है, विचार कीजिए और सही कथन का
चयन नहीं करना है, कौन सा कथन सही नहीं, आपको यही बताना है, कौन सा कथन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी व्यवस्था की गई। भारत में महान्यायवादी की बात करते हैं 76 नंबर आता है, 76 नंबर। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, हाँ होता है। महान्यायवादी को सभी अधिकार और बातें प्राप्त होते हैं जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं, हाँ होते हैं। तो जो आपका गलत हुआ मित्रों, गलत कौन सा हुआ, केवल एक हुआ, तो इसलिए फर्स्ट के साथ आंसर्स देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित ग्लोबल समिट के दौरान कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उसी के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा डाटा आपका गलत है। आप देखना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 16% हाँ है, शिक्षा के लिए 9% हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12% और औद्योगिक पार्क के लिए 8%। मित्रों औद्योगिक पार्क के लिए 9% की व्यवस्था की गई थी, 9%। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, डी आज द राइट आंसर बनेगा। लॉजिस्टिक पार्क के लिए भी आपको 9%, औद्योगिक पार्क के लिए 9%, शिक्षा के लिए 9%, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12%, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 16% की व्यवस्था की गई थी। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, यही आपका गलत है, यही आपका गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चले। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा कि मित्रों हाल ही में किससे एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया। नाम दिया गया कोमल यादव, स्मृति यादव, जागृति यादव या फिर अंशिका यादव। ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया केवल और केवल एक दिन के लिए जागृति यादव को। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लखनऊ की जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया था। ठीक है, अगले साल जो बनी थी वो राजस्थान की आदित्य महेश्वरी बनी थी, इस बार जागृति यादव बनी है। एक दिन के लिए बनाया जाता है बालिका दिवस को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो रामायण सर्किट में शामिल नहीं है। नाम दिया गया अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, मथुरा। रामायण सर्किट में कौन शामिल नहीं है, तो आपका मथुरा शामिल नहीं है, याद रखना मथुरा। रामायण सर्किट में शामिल होने वाले चित्रकूट, अयोध्या, बिठूर सहित 15 स्थान है, 9 राज्यों में। ठीक है, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, नंदलाव, बरसाना, अभी तक कुल 12 स्थल हैं जो कृष्णा सर्किट में शामिल हैं, कृष्णा सर्किट। ठीक है, रामायण सर्किट में नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर है। आपसे पूछा गया, एडाप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को शामिल नहीं किया गया। नाम दिया गया चार बाग, आस्तिक बाग मंदिर, आलमबाग भवन या फिर टहरौली किला। आपको बताना उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल वही होता है, चार बाग रेलवे स्टेशन शामिल नहीं। ठीक है, आलमबाग वाला है आपका आलमबाग भवन, आलमबाग भवन समेत जो पोतकुंडरा है वो मथुरा वाला वो है। कल्पा देवी और आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर में है, वो भी है। देवगढ़ का बौद्ध मंदिर जो गुफा है ललितपुर वाला वो भी है। राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या वाला भी है। लक्ष्मी मंदिर आपका हड़तौरी किला है, दरियाबादी झांसा वाला वो भी है। बाला हेड किला ललितपुर वाला वो भी है। शिव मंदिर टिकायत राय कानपुर वाला भी है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 धरोहरों की सूची तैयार की गई। चार बाग रेलवे स्टेशन आपका नहीं है। ठीक है, दूसरे चरण में 39 को और जो है शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 तक वनावरण और वृक्षावरणों के कितने % बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नाम दिया गया 12%, 18%, 15%, आपका 20%। उत्तर प्रदेश सरकार है, भौगोलिक क्षेत्रफल 9.23% है। 2023 तक इसे 15% कर देंगे और 9.23% पाया जाता है आज के डेट में बन। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 76 नंबर आता है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। नाम दिया गया यहोकुमा रणनीति और जो है शेफंद्राई फ्रेमवर्क। आपको बताना कौन सा है ऐसा। तो जो है मित्रों वो शेंद्राई फ्रेमवर्क भी हैं और यहोकुमा रणनीति भी हैं। तो सही जवाब वही दोनों लगाओ, सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से किसे लेक किलर कहा जाता है। जलकुंभी को, मीथेन को, अम्लीय वर्षा को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। लेक किलर की अगर बात होती है, लेक को ख़त्म करने वाला, तो अम्लीय वर्षा होता है। झील, तालाब और जल भंडारण में जलीय मृदा बढ़ जाती है और जब जो जलीय जीवों की मृत्यु होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा में ऐसा दिक्कत हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों कि भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई। 2002, 6, 5 या फिर 9। आप जानते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, मवेशियों के लिए होता है। 2006 में स्टार्ट किया जाता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो।
अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन शीतल निद्रा शीत निष्क्रियता की स्थिति में जाने वाला प्राणी है? आपको बताना कौन सा है। भालू है? हाँ भालू है। कृदंत है? हाँ है। गौरैया नहीं है, चमगादड़ है और मूषक है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आता है। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु किए गए निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। विचार हमें करना है, बताना आपको है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से लागू है। हाँ लागू है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2010 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में शामिल किया गया। ऐसा नहीं हुआ है। तो कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब केवल एक के साथ है, याद रखना। प्राधिकरण 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की नीति के तहत लागू होता है। ठीक है, तो कथन एक सत्य है, कथन 2 असत्य है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 181 नंबर है आपसे, सॉरी 81 नंबर, 181 मत कहना, 81 नंबर। निम्नलिखित में से वह जैविक जिसने कौन सा है जो एक जो है जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है? कौन सा ऐसा जीव है? सहभोजता है, सह परोपकारिता है, अमानसिकता है या फिर परजीविता है? आप देखना। तो उनमें से कौन सा सहजीव है जो एक जीव लाभान्वित होता है? एक जीव लाभान्वित की अगर बात होती है, सहभोजता की बात होती है, फर्स्ट साथ आंसर लगाना होता है। और पहला प्रभावी होगा, दूसरा प्रभावी जीव इसमें रहता है। फर्स्ट साथ आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है। 82 नंबर कह रहा है साल, सागवान, शीशम और चंदन किस प्रकार के वनों की वानस्पतिक वृक्ष पाए जाते हैं? आपको बताना है कौन सा है, किस टाइप का है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, जो है शुष्क मरुस्थलीय वन है या फिर पर्वतीय वन है? आप देखना। साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, महुआ इत्यादि जो है उष्ण मानसूनी वनों की बात होती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में आंसर्स लगाना, 20 द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है आपके स्क्रीन पे है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या क्या होती है? उसके क्षेत्रफल की अल्फा विधिवत, गामा विधिवत, बीटा विविधता होती है या फिर थीटा विविधता होती है? किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या, प्रजातियों की कुल संख्या की अगर बात होती है, क्या है? प्रजातियों की कुल संख्या जो दिखाई देती है अल्फा विविधता होती है। इस क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या अल्फा होती है। ठीक है, तो एक के साथ आंसर्स लगाओ। अगला 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों एम स्टर्म STIPES तकनीकी का संबंध क्या है? गिद्धों के संरक्षण के लिए, एक सिंग वाले गाड़ी के प्रजनन के लिए, बाघों की निगरानी के लिए या फिर गंगा डॉल्फिन के लिए? एम से आएगा क्या आपका? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। टाइगर्स के साथ आपको इंटेंसिव प्रोग्राम इकोलॉजिकल सिस्ट्यूट लगाना होगा। तो यानी बाघों की निगरानी के लिए जो आपका सिस्टम बनाया गया, निगरानी समिति बनाया गया, उसके लिए है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में निम्नलिखित में से किसका एक उत्सर्जन जो है पूर्ण मदोदवृत्त भी पाया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला, मीथेन वाला, नाइट्रोस ऑक्साइड वाला या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड वाला? ग्रीन हाउस गैस में एक का उत्सर्जन पूर्ण रूपेण, तो आपको सही जवाब बनाना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित किसी एक स्थापना में निहित है? नाम दिया गया जीवमंडल रिजर्व के लिए, राष्ट्रीय उपवन के लिए, वनस्पतिक उद्यान के लिए या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए? आपको बताना है मनुष्य के परंपरागत जीवन संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किस एक में स्थापना में निहित दिखाई देती है? अगर ऐसी निहित आपको देखना है, जीवमंडल रिजर्व लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैव साम्यता स्थापित होती है। जैव साम्यता कहाँ दिखाई देती है? उत्पादकता और अपघटन के द्वारा दिखाई देती है। हाँ, उपभोक्ता और अपघटन के द्वारा। आपको दिया गया उत्पादकता और उपभोक्ता के द्वारा, उत्पादकता, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। तो सही जवाब बनेगा डी के साथ। जो साम्यता जो स्थापित होता है मित्रों, जैव घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की आवश्यकता के अनुसार होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धारणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? नाम दिया गया ब्रांचलैंड,
एजी ट्रांसले, अर्नेस्ट हैंकल और ए और बी दोनों। धारणीय विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? प्रतिपादित की बात होती है ब्रंटलैंड का नाम आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, लाइकेंस अफेक्ट करते हैं सोहबकारिता को, परजीविता को, सहभोजता को या फिर कोई नहीं। लाइकेंस किसको प्रभावित करते हैं? लाइकेंस की बात होती है, सोहबकारिता की बात आ जाएगी, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों आपको यहाँ 100 क्वेश्चन मात्र सही करना है, केवल 100 क्वेश्चन फिट कर दो, प्री क्वालिफाई हो जाओगे। 33 नंबर तो आपका सी सेट में आ ही जाएगा और पास आउट हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल आपको पेपर कैसा लग रहा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको पेपर अच्छा लगेगा, अगर आपकी तैयारी बुरी है तो आपको पेपर टफ लगेगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, भारत में जैव विविधता द्वारा उपमा किस क्षेत्र को प्रदान किया गया? उत्तरी हिमालय के राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों को, पश्चिमी घाट के लिए या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए? तो जैव विविधता का द्वार जो किसे कहा जाता है तो वो आपकी पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र अधिकतम कितने रुपए तक की जमा शुल्क प्रदान करेगा? 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख आपको बताना है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आप देना, 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, केंद्रीय बजट 2023 जो है 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्रस्तावित है? 5.9, 4.5, 5.6 या फिर 6.4? राजकोषीय घाटा की बात होती है मित्रों, राजकोषीय घाटा जो है 5.9 की बात की जा रही है। 5.9 राजकोषीय घाटा प्रस्तावित है। तो सही जवाब क्या बनेगा? फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार द्वारा पोषित तत्व या पोषण तत्व आधारित सब्सिडी योजना कितने उर्वरकों पर लागू की गई? नाम दिया गया 21 पे, 23 पे, 22 पे या फिर 25 पे। कितने पर आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगी? तो 22 उर्वरक ऐसे हैं जिस पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है। प्रत्येक पोषण तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस पर सब्सिडी मिलती है। ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं, से कौन सी संस्था कृषि उत्पादों में अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है या प्रवर्तित करती है? NAFED, NCDC या फिर TRIFED या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कृषि उत्पादों में अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि उत्पादों में अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए NAFED। ठीक है। सही जवाब जो है फर्स्ट साथ लगाओ, बाजार हस्तक्षेप क्रिया, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, स्कीम्स। तो सही जवाब जो है ये केंद्रीय संस्था के रूप में लगाना, फर्स्ट द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB में सबसे कम हिस्सेदारी किसकी होती है? भारत सरकार यानी नाबार्ड की होती है, राज्य सरकार की होती है, व्यापारिक बैंक की होती है, फिर में से कोई नहीं। RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सबसे कम जो हिस्सेदारी है राज्य सरकार की होती है। मित्रों आप जानते हैं राज्य सरकार की अगर बात करते हैं सबसे कम होती है 15%। कितनी होती है? 15%। 15% किसकी है? राज्य सरकार की। व्यापारिक बैंकों की कितनी है मित्रों? आपकी 35% होती है। भारत सरकार यानी नाबार्ड की कितनी है? 50% होती है। कितनी? 50%। अब आप काउंट कर सकते हैं, तीनों मिला के कितने हो गए? तीनों मिला के आप जोड़ काट लीजिए, फिर आंसर बता दीजिए। सही जवाब आपका सबसे कम वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कुछ पूछ रहा है, कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव है? वैश्वीकरण का प्रभाव आपको कहाँ दिखाई देता है? चारों ऑप्शंस देखना, फिर आपको दिखाई दे जाएगा। प्रतिस्पर्धा होती है, हाँ होती है। निश्चित रोजगार होता है। उपभोक्ताओं का समझ अवकलन होता है। और जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उभार होता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे फिर से कोड क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थित स्टैगफ्लेशन में पाई जाती हैं? नाम दिया गया उच्च मुद्रास्फीति। मित्रों याद रखना, उच्च मुद्रास्फीति होती है स्टैगफ्लेशन में। स्थिर संवृद्धि दर होता है और उच्च बेरोजगारी भी होती है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 98 नंबर होगा आपसे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरफेसी अधिनियम कब लागू होता है? 2002, 2005, 2003, 2006 का नाम दिया गया। सरफेसी अधिनियम की अगर बात होती है 2002 में लागू हो जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन होता है, पूछा गया बजट 2023-24 में प्रस्तावित महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन से जनपद में स्थापित किया गया? वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती या फिर सिद्धार्थनगर। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात होती है मित्रों, जो एस्टेब्लिश होता है कुशीनगर में हो रहा है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। 50 करोड़ रुपये व्यवस्थापित करने के लिए इसके लिए निकाला गया 50 करोड़। ठीक है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या पूछ रहा है? यूपी बजट 2023-24 का वर्षाकाल 2023 में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा गया? 25 करोड़, 35 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। आपको बताना यूपी बजट 2023-24 में वर्षाकाल में वृक्षारोपण कितना किया जाएगा? वर्षाकाल में जो वृक्षारोपण होगा मित्रों 35 करोड़ होगा। कितना? 35 करोड़। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लिखो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है स्तनपायी नहीं है? आपको दिया गया सील, व्हेल, मगरमच्छ और डॉल्फिन का नाम। आपको सही जवाब बताना है। जो आपका मगरमच्छ होता है मित्रों, ये सरीसृप वर्ग में आता है। किसमें? सरीसृप में। यह स्तनपायी नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सही सुमेलित नहीं है, एक को आपको बताना है सही सुमेलित नहीं होगा। सही जवाब आपको बताना है। शक्ति वाट होता है, बिल्कुल। विद्युत आवेश बोल्ट में होता है। अरे विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है मित्रों, ये कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, कूलाम। उष्मागतिकी आपका केल्विन है, ऊर्जा आपका जूल है। एकदम सही है, बाकी अन्य सही हैं बिल्कुल। विद्युत आवेश वाला वोल्ट नहीं, कूलाम लगा लो। सही जवाब बी के साथ बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माध्यम का तापमान बढ़ाने पे ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? तो माध्यम का तापमान जो है बढ़ती है तो ध्वनि की चाल घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले घटती है फिर बढ़ती है। आपको सही जवाब देना है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैनिक जीवनों के अनुप्रयोग से। तो सही जवाब बी के साथ लगाना, बढ़ जाती है। माध्यम का ताप अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल जो होगी वो भी आपकी बढ़ती है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपका कथन और कारण से है। दिया गया उत्तर लेंस की क्षमता और कथन आपको बताना है सत्य। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता आपकी धनात्मक होती है। इसमें आपको बताना है, तो दोनों आपके सही हैं। सी के साथ आंसर्स लगा लो। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाशोत्पादन मुख्य घटक होता है। गैलियम आर्सेनाइड का होता है, रेडान का होता है, पोलोनियम का होता है, फिर आर्सेनिक होता है। एलईडी में प्रकाशोत्पादन मुख्य रूप से जो घटक होता है किसका होता है? गैलियम आर्सेनाइड का होता है। तो सही जवाब गैलियम आर्सेनाइड लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। एक ही साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? कथन और कारण से पूछा गया। सही उत्तर का चयन कर दीजिए। सही जवाब आपका होना चाहिए। क्या होगा? डीएनए शरीर की अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। हाँ, करता है। डीएनए की आंशिक मात्रा केंद्र में उपस्थित होती है। हाँ, होती है। तो सही जवाब ए और आर दोनों सही है, यानी इसी के साथ आपको आंसर्स लगाना चाहिए। सी इज द राइट आंसर्स बनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। 107 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों कि मानव शरीर में लसिका का कार्य क्या होता है? रक्त का संवहन होता है, रक्त का जमाव से रोकना होता है, रक्त का रंग निर्धारण होता है, या फिर जो है पाचित वसा का अवशोषण करना होता है। मानव शरीर में लसिका का कार्य क्या होता है? लसिका की अगर आप बात करते हैं तो पाचित वसा का अवशोषण करना होता है। सही जवाब डी के साथ बनाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 108 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन त्वचा के रंग का निर्धारण करती है? कैटोरिन, कैलेजन, मेलेनिन या फिर हिस्टोन। आपको बताना है प्रोटीन त्वचा के रंग का निर्धारण। मित्रों, त्वचा का रंग जो है मेलेनिन के कारण होता है। मेलेनिन के कारण आपका त्वचा ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो सही जवाब जो है आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोड दिया गया है, आपको सही सुमेलित बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, आपको बताना है 109 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। दिखाई दे रहा है? सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए। आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। पोटेशियम की बात होती है, निम्न रुधिर चाप की बात होगी। पहले का आपका डी आंसर्स बनेगा। क्लोरीन की अगर बात होती है तो पेशियों में ऐठन आती है। क्लोरीन, पेशियों में ऐठन, क्लोरीन। ठीक है, और ये फ्लोरीन है। ये क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन की अगर बात होती है दांतों में दुर्लभता। अब कहाँ है? दांतों हल्क हो जाएं, दांत दुर्लभ हो जाएं, छोटे हो जाएं। लोहा की अगर बात करते हैं, रुद्र या रुधिर, यानी आपका जो रुधिर माने क्या होता है मित्रों? रुधिर माने आपका अंदर वाला लाल लाल होता है। क्या है? लाल लाल क्या होता है? आपका रक्त होता है।
तो रक्त क्षीणता होती है। तो आपको ऐसे सही जवाब लगाना है, ए का चौथा लगाना होगा। ए का चौथा किस में है? ए का चौथा आपके डी में है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और जो आपका डी है उसका पहला लगाना होगा। तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया। 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छे समझना, फिर आंसर्स देना याद रखना। निकोटेनिक अम्ल जो है पेलाग्रा होता है, के की कमी का नाम है, के की कमी का। अच्छा, निकोटेनिक अम्ल पेलाग्रा सही है। बायोटिन चर्म रोग है। साइनोकोबालामिन तंत्र की गड़बड़ी होती है। विटामिन B12 का नाम होता है, याद रखना। और जो आपका नेफ्थोक्विनिन की बात होती है, नेफ्थोक्विनिन ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। इसका शरीर के कमी में चोट लगने पे थक्का नहीं बनता मित्रों, जमन थक्का नहीं होती है। जनन क्षमता तो आपकी विटामिन ई के कारण होती है, ठीक है। तो आपको नेफ्थोक्विनिन की बात करते हैं तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। विटामिन के का नाम होता है, विटामिन के का। तो यही आपका गलत हो जाएगा, डी के साथ आंसर लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 111 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जीव अपनी त्वचा में श्वसन का कार्य करता है? नाम दिया गया कछुआ का, मछली का, कीट का, स्तनधारी का। कौन सा जीव अपनी त्वचा में श्वसन का कार्य करता है? श्वसन का कार्य केंचुआ करता है। फर्स्ट साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है? मनुष्य में, सरीसृप में, मछली में या फिर मगरमच्छ में? 3 सिर्फ, 3 अगर आपको दिखाई देता है। सरीसृप में आपको 3 कोष्ठक वाला दृश्य दिखाई दे जाएगा। 3 कक्षीय हृदय होता है। मछली में 2 कक्षीय पाया जाता है, आप जानते हैं। मनुष्य और मगरमच्छ में आपको 4 कक्षीय दृश्य देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 113 आएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आपसे कथन और कारण पे दिया गया मित्रों। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। सही जवाब आपको देना होगा। नाम दिया गया इंसुलिन। मनुष्य में शर्करा का नियमन करना है, बिल्कुल। और पैराथायरोमोन्स या पैराथायरोमोन्स की बात करते हैं, ये पेशियों की क्रियाशीलता को रखता है। और थायरॉक्सिन की बात होती है, शरीर में उपापचय क्रियाओं का निगमन होता है। तो सही जवाब जो है 1, 2, 3 लगाना होगा। डी के साथ आंसर्स आपको लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैव डिजाइन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जैव डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बेहतर पारिस्थितिकी प्रदर्शन प्राप्ति के लिए, प्रकाश उत्पादन के लिए, मानव रोगों के समाधान के लिए या फिर मानव में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए? मित्रों, जैव डिजाइन का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? बेहतर पारिस्थितिकी प्रदर्शन के लिए किया जाता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट साथ लेना होगा, इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। कोड से क्वेश्चन से मित्रों, कोड से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मित्रों, दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कर दीजिए। बढ़िया से आपको उत्तर व्यवस्थित कर देना है। दिया गया रेडान की अगर बात होती है, कैंसर का इलाज के लिए आपको रेडान प्रयोग किया जाता है। तो पहले का तीसरा किस में आ रहा है? पहले का तीसरा 3 जगह आ रहा है। आपको बोरान की बात करनी है। बोरान आपके खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करता है, खाद्य पदार्थों को बचाता है। तो बी का दूसरा होना चाहिए। बी का दूसरा हो जाए और ए का तीसरा हो जाए। ए का तीसरा, बी का दूसरा आपको 2 जगह दिखाई देता है। अभी और देखना होगा। हीलियम रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में हीलियम, और नियान जो है विद्युत मरकरी लैंप में। तो डी का चौथा हो जाना चाहिए, ए का तीसरा। डी का चौथा, ए का तीसरा। डी का चौथा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, बी का दूसरा और जो आपका सी है, सी का पहला। तो आपका बी आंसर सही जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर है। पूछा गया जल में अस्थायी कठोरता निम्नलिखित कारणों से होती है। अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यही होगा। बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम में लवण होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सही जवाब जो बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में सही सुमेलित है, और 4 नाम दिए गए। कौन सा सही सुमेलित है? फास्फीन उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। टेट्राएथिलेट रबड़ उद्योग के लिए है। नाम दिया गया अमोनियम क्लोराइड, ये शुष्क बैटरियाँ। क्या मित्रों, अमोनियम क्लोराइड प्रयोग शुष्क बैटरियों में किया जाता है? हाँ, तो आपको यही बताना है सही सुमेलित है। अच्छा, फास्फीन आप जानते हैं कि विषैली गैस है। अमोनियम क्लोराइड शुष्क बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब आपका सी के साथ ही बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट कीटाणुवाचकों के रूप में, जिसमें कीटाणु मारा जाए। और जो टेट्रालेड होता है मित्रों, ये स्वचालित वाहनों के इंजनों में अपस्फोटन को रोकने के लिए पेट्रोल में ट्राई एथिल टेट्रालेड मिलाया जाता है।
तो अमोनियम क्लोराइड शुष्क बैटरी सही जवाब होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है, आपसे पूछा गया उच्च गुणत्व वाले बर्तनों को बनाने के लिए कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? फिलन कांच, क्रूस कांच, पायरेक्स कांच या फिर जेना कांच। आपको बताना उच्च गुणत्व वाले बर्तन, उच्च गुणत्व वाला अगर बर्तन आपको बनाना है मित्रों तो सही जवाब क्या लगाना होगा? पायरेक्स कांच के साथ प्रयोग करना होगा। आपका पायरेक्स कांच सही जवाब बनेगा, 20 द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल गैस होती है, जल गैस क्या होती है? आपको सही जवाब देना है। CO+H2 होती है, CO+H2O होती है, या CO2H2O होती है, या CO2H2 होती है। आपको सही जवाब देना है। जल गैस, जल गैस, जल गैस की अगर बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का मिश्रण जो है आपका जल गैस कहलाता है। सही जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, जल यानी H2O लगाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड लगाओ। सही जवाब बी के साथ बनाओ, 20 द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य का सही सुमेल नहीं है, 4 नाम दिया गया है। लोक नृत्य कहाँ का बढ़िया नहीं है? देखना जोगनी जो होता है ये अवध बेल्ट में ही होता है, तो सही जवाब हो जाएगा जोगनी वाला। कर्मा नृत्य आपका सोनभद्र में होता है, तो सही जवाब है। ख्याल आपका बुंदेलखंड में होता है, सही जवाब है। लेकिन जो दादरा है आपका ये ब्रज क्षेत्र वाला गलत हो जाएगा। दादरा जो है ये पूर्वांचल का होता है। कहाँ का होता है? पूर्वांचल का होता है, पूर्वांचल, पूर्वांचल। तो ये ब्रज वाला गलत हो जाएगा, ये आपका सही लगाओ, सी के साथ आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे लेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों सरसई नावर एवं भाखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरसई नावर और भाखा, इटावा है, कानपुर है, अलीगढ़ है, महोबा है। आपको बताना है सरसई नावर और भाखा झील। सरसई नावर और भाखा झील की अगर बात करते हैं इटावा में दिखाई देती है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया आपसे कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिजनौर में, महाराजगंज में, सहारनपुर में या फिर मेहरपुर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात होती है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है। इसकी स्थापना 2012 में होती है। कहाँ है? बिजनौर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है? सूची 1 सूची 2 आपको सुमेलित करना है, यानी कूट से है आंसर्स। आपको बताना है कोट से सही सुमेलित करना है मित्रों। क्वेश्चंस जटिल हो जाते हैं जब कोट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप एक भी पकड़ लेगा अच्छे से तो काम बन जाता है कभी कभी। जिससे आप तांबा की बात करेंगे तो ललितपुर वाला बेल्ट होता है तांबा के लिए, तांबा ललितपुर से निकाल लिए। एस्बेस्टॉस की अगर बात करते हैं मिर्ज़ापुर आपको याद होना चाहिए, एस्बेस्टॉस के लिए मिर्ज़ापुर। सेलखड़ी आपका हमीरपुर वाला बेल्ट होता है, हमीरपुर आपका हो जाएगा। और जो चाइना क्ले है वो सोनभद्र से मिलता है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और जो सी है उसका चौथा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला सही जवाब होगा सी के साथ। क्या बनेगा? सी के साथ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत गृह में सही सुमेलित नहीं है, 4 नाम दिए गए, उसमें से एक आपका गलत होगा। घाटमपुर ताप विद्युत गृह कानपुर में है, हाँ है। दादरी ताप विद्युत गृह गौतमबुद्ध नगर में है, हाँ है। राजा ताप विद्युत गृह जो आपका है सहारनपुर में है, हाँ है। परीक्षा ताप विद्युत गृह की अगर बात होती है तो आप जानते हैं मित्रों कौन सा गलत हो जाएगा? परीक्षा ताप विद्युत गृह, परीक्षा ताप विद्युत गृह। राजा ताप विद्युत गृह शाहजहांपुर में स्थित है। राजा ताप विद्युत गृह, परीक्षा ताप विद्युत गृह जहाँ से यहाँ सही लग रहा है, लेकिन राजा ताप विद्युत गृह सहारनपुर नहीं है, ये शाहजहांपुर है। कहाँ है? शाहजहांपुर है। तो सही जवाब क्या लगाओगे? डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। सही जवाब डी के साथ बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा गया? मेगास्थनीज ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का नाम दिया गया? आगरा में, वाराणसी में, जो है मथुरा में या फिर कौशाम्बी में। सूरसेन किसको कहा है? मेगास्थनीज ने। मथुरा को कहा है सूरसेन, ठीक है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में रोमानिया में संपन्न विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में अंडर 16 वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? एम प्रणेश ने जीता, ए आर इलाम पार्थी के द्वारा जीता गया, प्रणव आनंद ने जीता या फिर आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। रोमानिया में संपन्न हुआ है युवा शतरंज चैंपियनशिप जो अंडर 16 है। 2022 वाला खिताब पूछा गया मित्रों, प्रणव आनंद ने जीता है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, ठीक है। प्रणव आनंद। और ए आर इलाम पंथी की बात करते हैं, अंडर 14 वाला ए आर इलाम पंथी जीते हैं, ठीक है। याद रखना 2022 का दोनों बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया आपसे। क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, सही जवाब देना है।
मित्रों पूछा गया हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में 2022 के संदर्भ में मुख्य कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। कथन सत्य किसका है आपको बताना है। मित्रों शंघाई सहयोग संगठन के अगले शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत को सौंपी गई। हाँ, शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में ईरान ने एक ज्ञापन समझौता किया है। वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया। हाँ किया गया। तो सही जवाब डी के साथ दो मित्रों, डी इज द राइट आंसर लगाओ। सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 128 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? कूट से क्वेश्चन से पूछ लिया गया आपसे कि 8 सितंबर 2022 को संपन्न भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। 2+2 की बात होती है मित्रों। सही जवाब क्या होगा? यह वार्ता जापान में आयोजित की गई थी। हाँ, दोनों देशों के बीच यह पहली 2+2 वार्ता थी? नहीं, ऐसी नहीं थी। इन वर्ष दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो सही जवाब आपका 1 और 3 बनेगा मित्रों। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 129। रोजर फेडरर ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। वे कितनी बार ग्रैंड स्लैम विजेता रहे? 18 बार, 20 बार, 19 बार, 21 बार। रोजर फेडरर ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। कितनी बार ग्रैंड स्लैम विजेता रहे? मित्रों कितनी बार रहे हैं? तो सही जवाब 20 बार लगाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है? सूचना की सार्वभौमिकता पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सूचना की सार्वभौमिकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 23 सितंबर, 27 सितंबर, 24 सितंबर या फिर 28 सितंबर। सही जवाब क्या होगा? सूचना के लिए सार्वभौमिकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 28 सितंबर मनाया गया। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। उस पद्मश्री प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जिसने हाल ही में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी होनोर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया हो। नाम दिया गया गोविंद राजन पद्मनाभन का नाम दिया गया, स्वाति परिमाल का नाम दिया गया, दीपांकर चटर्जी का नाम है और जो है अजय के सूद का नाम दिया गया। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर की बात होती है तो स्वाति पारामल का नाम दिया जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? नाम राजस्थान का है, केरला का है, कर्नाटक का है और मध्य प्रदेश का है। आपको बताना है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट दुनिया का है सबसे बड़ा, राजस्थान। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों, याद रखना 750 मेगावाट देगा, 750 मेगावाट देगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएगा 133 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हाल ही में जिसे मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया वह कौन है? कुमार शानू है, आनंद मिलंदी है, शैलेंद्र सिंह है या फिर उदित नारायण। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2019 की बात होती है। अरे 1921 नहीं, सॉरी 2021 की बात होती है। सही जवाब बनेगा मित्रों कुमार शानू। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा। इस द राइट आंसर लगाना होगा। ठीक है, पुरस्कार स्थापित कब से होता है? 1984 से होता है, 1984 से होता है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस 134 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 134 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किए जाते हैं। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं फिस्कल मॉनिटर, हाँ बिल्कुल। उसके साथ आपको दिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हाँ। उसके साथ आपको दिया गया वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। मित्रों वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट हाँ बिल्कुल जारी किया जाता है। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक की अगर बात करते हैं
ये गलत है, तो सही जवाब आपका 3rd के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 135 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईरानी कप क्रिकेट ट्रॉफी 2022 का विजेता है, नाम दिया गया सौराष्ट्र है, मुंबई है, शेष भारत है या फिर पंजाब है। आपको सही जवाब देना है मित्रों। ईरानी कप क्रिकेट ट्रॉफी विजेता 2022 की अगर बात करते हैं, सही जवाब शेष भारत बनता है, शेष भारत बनता है। ठीक है, सौराष्ट्र को 8 विकेट से हरा करके यह प्रतियोगिता जीती थी। सौराष्ट्र हारा था, वो विजेता था, 8 विकेट से हारा था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक आयोजित 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी। पूछा गया, थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम दिया गया मित्रों प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, नाम दिया गया वैश्विक प्रौद्योगिकी की भविष्य, तकनीकी विकास और निजता या फिर तकनीकी सहयोग से वैश्विक विकास। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक आयोजित 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की जो थीम रही मित्रों, वो रही है प्रौद्योगिकी भू राजनीति। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 137 नंबर आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया दिसंबर 2022 में गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह कौन से राज्य से संबंधित है। नाम दिया गया असम, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड। गमोचा की बात होती है, आप जानते हैं मित्रों गमोचा असम की संस्कृति की पहचान के लिए गमोचा को केंद्र सरकार ने भौगोलिक यानी जीआई टैग दिया है। असम का है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ। असम का एक बहुत बढ़िया जो फेस्टिवल है वो बिहू है, आप जानते हैं बिहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किन जहाज़ों ने द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बराह 2022 भाग लिया। जहाज़ों के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है किसने भाग लिया है। मित्रों जो भाग लिया INS त्रिकांद्र ने और INS सुमित्रा ने लिया है। ठीक है, INS त्रिकाल और INS कलवरी नहीं लिया है, तो सही जवाब केवल फर्स्ट के साथ जाएगा, ये इस द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 139 नंबर आएगा। 139 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन सुमेलित नहीं है ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपको बताना है। कार्लोस अल्कराज USA ओपन 2022, हाँ। नोवाक जोकोविच की बात होती है, फ्रेंच ओपन रहा है, अरे विंबलडन ओपन रहा है इनका, तो ये ही गलत हो जाएगा आपका, विंबलडन 2022 वाला रहा। बाकी राफेल नडाल आपका फ्रेंच ओपन, राफेल नडाल आपका कौन सा फ्रेंच ओपन, राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी 2022 जीतते हैं, और जो एलना रकाम्बिया हैं वो विंबलडन महिला लेवल में जीतने वाला काम करते हैं। तो नोवाक जोकोविच का आपका गलत होगा, यही फ्रेंच ओपन नहीं, ये जो है विंबलडन 2022 जीतते हैं, यही आपका सुमेलित नहीं है। बी के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 140 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का स्थान क्या रहा। आपको बताना है स्थान क्या रहा। नाम दिया गया 129वां, 131वां, 130वां या फिर 132वां। आपको सही जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में जो भारत का स्थान रहा 132वां रहा। सही जवाब डी के साथ लगाओ मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्टूबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया। वाशिंगटन में, रोम में, पनामा में या फिर बर्लिन में। अक्टूबर 2022 की बात होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सीधा आंसर बर्लिस होगा, बर्लिन लगाओ, बर्लिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नाम हरियाणा का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में आपको बेंगलुरु वर्ल्ड पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स 2022 में 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें नंबर 1 पे आपको हरियाणा को रखा गया है। ठीक है, 10 छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पे है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 143 नंबर। 143 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पर्यटक स्थल को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने की घोषणा की गई। नाम मथुरा वृंदावन का है, प्रयागराज का है, वाराणसी का और अयोध्या का दिया गया है। मित्रों आपको सही जवाब देना है। मथुरा वृंदावन को शुद्ध
शून्य कार्बन उत्सर्जन के पर्यटन में घोषित करेगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा, ए के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 144 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। नवंबर 2022 में किस राज्य ने वांगला महोत्सव 2022 का आयोजन किया? नाम त्रिपुरा का है, मेघालय का, असम का है और सिक्किम का है। वांगला महोत्सव 2022 का आयोजन नवंबर में किसने किया है? मित्रों आप जानते हैं मेघालय में किया गया है। सही जवाब सी के साथ लगाओ और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 145 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर में, वारली में, पेरिस में या फिर नई दिल्ली में? नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन की बात होती है। आप जानते हैं मित्रों बार्ली में आयोजित किया गया। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। प्रतिनिधित्व भारत का किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे बात करेंगे 146 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 146 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? नाम मनीष गंगवार का है, दलाई लामा का है, सोफिया सिद्दीकी का है या फिर विनोद मेहता का है? गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब दलाई लामा बनेगा। सही जवाब दलाई लामा बनेगा, याद रखना। दलाई लामा तिब्बतियों के 14वें धर्मगुरु होते हैं। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 147 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरला का नाम दिया गया। 74वां गणतंत्र दिवस पूछा गया है, याद रखना है। कर्तव्य पथ पे जो चला है, कर्तव्य पथ पे, ठीक है। अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, तो उसमें उत्तराखंड की झांकी जो है वो नंबर 1 पे रही है, उत्तराखंड की झांकी, ठीक है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन 148 नंबर है। 148 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। जॉर्जिया मेलोनी, नेटली स्वॉन, मेंडला होप या फिर मस्था हॉलैंड? आपको बताना इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? तो सही जवाब बनेगा आपका जॉर्जिया मेलोनी। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 149 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया हाल ही में किसके द्वारा बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया? बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार स्टार्ट करती है, कैलाश सत्यार्थी स्टार्ट करते हैं, प्रथम फाउंडेशन स्टार्ट करता है या फिर सामाजिक न्याय विभाग भारत सरकार स्टार्ट करता है? बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान। बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान जो स्टार्ट होता है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। नोबेल पुरस्कार मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को, आप जानते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्लाइमेट की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं भारत इसमें आएगा। तो सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। इस टाइप से आपने 150 क्वेश्चंस को देख रखा है। ये आपका कौन सा था? प्रैक्टिस पेपर था। प्रैक्टिस पेपर कौन सा? 4 नंबर का था। हूबहू परीक्षा में आपको क्वेश्चन छपते दिखाई दे जाएंगे मित्रों, तो हल्के मत लेना। कोई भी क्वेश्चन आपका हल्के लेवल का नहीं है। उम्मीद है आप लोग इससे पहले जो 3 क्लासेज और हुई हैं वो भी देखे होंगे और उस पर भी अपना रिस्पांस दिखाए होंगे। अगर नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन छपे दिखाई देंगे मित्रों, हल्के मत लेना। मिलते शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय हिंद।